हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाय दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा यानी कि हमने 5 प्रैक्टिस सेट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं 125 क्वेश्चनों के। और ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू हो चुका है 125 क्वेश्चन का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। जैसे कि मैंने हज़ार बार आप लोगों से बताया भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एसी में पढ़ने वाला ही बच्चा आईएएस पीसीएस बन पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल स्क्रीन पर जो पढ़ाया जा रहा है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वहाँ पर भी बुक से ही पढ़ाया जाता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैम आपको किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यानी कि यहाँ से आपको 75% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर लर्न भी कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए अपना सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये घरेलू माहौल है, निकटवर्ती माहौल है, या फिर व्यापक माहौल है, या ब्राहा माहौल है। तो परिवार की जो शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां होती हैं वह निकटवर्ती माहौल में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीम का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि नीम का परिवर्णी रूप क्या होता है? तो नीम का परिवर्णी रूप जो होता है राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन होता है। इसका भी बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष सबसे कम है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है? तो आपका हरियाणा राज्य जो है, इसमें आपका तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, बच्चों के जीने के अधिकार में शामिल होता है जन्म व पंजीकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, या स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार, या फिर सहभागिता का अधिकार। तो बच्चों के जीने के अधिकार में यानी कि सर्वाइकल बल में जो उनका अधिकार शामिल होता है तो ये होता है उनका जन्म व पंजीकरण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार। यानी कि इसमें आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो ये मानव विकास सूचकांक में किन किन चीज़ों का उपयोग करके किया जाता है? तो यहाँ पर हम आंसर बताएंगे आपको। एक तो आपका जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, इसमें एक वास्तविक GDP जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा और वास्तविक GDP। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तंतु पत्ते से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ क्लियर कर देती हूँ। कौन से तंतु आपको पत्तों से प्राप्त होते हैं, यानी कि लीफ से प्राप्त होते हैं, सीड से प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर तंतु प्राप्त होता है और ये किस किस में आते हैं। तो हम सबसे पहले तंतु का वर्गीकरण कर लेते हैं। तंतु का जो आपके वर्गीकरण हो, तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रूप के होते हैं और एक कृत्रिम रूप के होते हैं। प्राकृतिक रूप में भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वनस्पतिक रूप के होते हैं और एक प्राणीज के होते हैं और एक आपके खनिज के होते हैं। तो जो वनस्पतिक रूप के तंतु होते हैं उसमें भी आपको 3 प्रकार के तंतु देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका होता है सीड्स यानी कि बीज से जो प्राप्त होता है। तो बीज से आपका क्या प्राप्त होता है, आपको के याद रखना है। कापोक और कपास आपको सीड से प्राप्त होता है यानी कि बीज से। दूसरा आपका प्राप्त होता है लीफ से यानी कि पत्तों से। पत्तों से आपका कौन सा तंतु प्राप्त होता है? तो इसमें एक तो सीसल और अवाका जो होता है आपका, ये पत्तों से लीफ से प्राप्त किया जाता है। और एक होता है आपका जड़ से। ठीक है। जड़ से जो आपका प्राप्त किया जाता है उसमें आपका आएगा रेमी आएगा, हेम्प आएगा, और इसमें तने से जो आपका प्राप्त किया जाता है रेमी होता है, हेम्प होता है,
और जूट होता है, लिनन होता है, मनीला होता है, सन होता है, कोयर होता है। ये आपका तना भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, और बास्ट रेशा, तने को इंग्लिश में बास्ट रेशा बोला जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप में आपके कितने प्रकार के प्राकृतिक रेशे जो होते हैं आपकी वनस्पतिक रेशे होती हैं, और वनस्पतिक रेशों में भी आपको बीज, तना, पत्ते याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक रेशे आपके 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक होते हैं, प्राणीज होते हैं और खनिज होते हैं। प्राणीज में आपका कौन सा रेशा आता है, रेशम आता है और ऊन आता है। खनिज में आपका कौन सा रेशा आता है, सोना आता है, चांदी आता है और एस्बेस्टोस आता है। जो आपका एस्बेस्टोस है ये आपका 2021 टीजीटी होम साइंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तंतु का वर्गीकरण आपको अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए। यहाँ से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो आपका इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा कि सीड हेयर्स कौन सा होता है, या बास्ट रेशा कौन सा होता है, या फिर लीफ रेशा यानी कि बीज वाला रेशा कौन सा होता है, तने वाला रेशा कौन सा होता है और पत्ते वाला रेशा कौन सा होता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको तंतु का एक बहुत अच्छी तरीके से लिखवा दूंगी, या फिर अच्छा सा एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दूंगी तंतु के वर्गीकरण का, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा 19वीं शताब्दी का चमत्कार रेशा किसको बोला जाता है। बहुत ही आजकल ये प्रश्न आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6वें का आंसर हो जाएगा सीसल और अवाका। दूसरा और तीसरा कहाँ पर आ रहा है, बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हिपोकैम्पस किसमें पाया जाता है, रक्तवाह में यानी कि परिसंचरण तंत्र में, मानव मस्तिष्क में, जीवाश्म में, या फिर विद्यालय एवं प्रतिवेश में। तो हिपोकैम्पस जो होता है आपका मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर बी आंसर, कानूनी अंधता को बेहतर आंख या सुधार के साथ बेहतर आंख में डैश या कम की दृष्टि तीक्ष्णता दृष्टि के रूप में परिभाषित किया गया है। 20 पर 200, 10 पर 200, 16 पर 660 या 6 पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि कम की दृष्टि तीक्ष्णता दृष्टि के रूप में परिभाषित किसको किया गया है आँख में, तो यहाँ पर 20 पर 200। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकताएं क्या है, एनसीईआरटी 2020 के अनुसार उच्च प्राथमिकताएं क्या परिभाषित की गई हैं आपकी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। बच्चों के लिए कानून बनाना, ये कोई राइट आंसर नहीं है। बच्चों के लिए कोई भी इसमें कानून नहीं बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा आंसर आपका बिल्कुल ठीक जाएगा, यानी कि आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है कौन सा कलर। ठीक है, उत्साह, आशा और हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को नारंगी कलर जो होता है आपका ये जागृत करता है। और नारंगी कलर आपका बूल होता है या कोल्ड होता है या हॉट होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। निम्नलिखित में से वर्गीकरण की विशेषताएं कौन सी सही है, सजातीय तथा विशालता, लोचशीलता और स्पष्टता, अनुकूलता और गणितीय शुद्धता, या उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें संख्यात्मक तथ्यों को सुविधा अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है। संख्यात्मक वर्गीकरण, सरल वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। संख्यात्मक तथ्यों को सुविधा अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाती है। ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रबंधन का कौन सा उपकरण कार्मिकों से संबंध नहीं रखता है, संगठन चार्ट, उत्पादन अनुसूची, जॉब का विवरण, या फिर जॉब का विनिर्देशन। तो इसमें जो आपका प्रबंधन का उपकरण कार्मिकों से संबंध नहीं रखता है तो वो है आपका उत्पादन अनुसूची और जॉब का विवरण। ये प्रबंधन का ऐसा उपकरण है जो कार्मिकों से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
उत्पादन अनुसूची और जॉब का विवरण संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहार या हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है या कारण प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो इसमें ए आर दोनों सही हैं। अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहार या हस्तक्षेप करने की सलाह भी दी जाती है और प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित भी करते हैं। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शन नक्शा, 3 आयामी या भूतलीय या 2 आयामी नक्शा या पर्सपेक्टिव नक्शा। तो इसमें प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य जो कहलाता है 3 आयामी नक्शा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है उपलब्धता पर, संगठनात्मक पद सोपान पर, लागत पर, उपयोग की आवृत्ति पर। उपलब्धता पर भी संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन किया जाता है और संगठनात्मक पद सोपान पर भी और लागत पर भी। तो ये आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल, रोलर प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग। तो भारतीय वस्त्र उद्योग में आपका यहाँ पर स्क्रीन पेंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा, और रोलर प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है और ब्लॉक प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। डिजिटल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला, तीसरा, चौथा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि 17वें में सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग होते हैं? यह बहुत बार पूछा जाता है। तटस्थ रंग जो होते हैं आपके काला और सफ़ेद होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला और चौथा आंसर इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभिकथन माइक्रोस्कोपिक जांच मानवीकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है। मानवीकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिक आकृति होती है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ए आर दोनों सही है। माइक्रोस्कोपिक जांच मानवीकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच होती है, ये भी सही है। मानवीकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिक आकृति होती है, ये भी दोनों, यानी कि ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, प्रथम मानवीकृत रेशा कौन सा है? तो प्रथम मानवीकृत रेशा आपका रेयोन है। 19वीं शताब्दी का चमत्कार रेशा भी रेयोन को कहा जाता है। रेयोन के फादर कौन हैं? तो रेयोन के फादर आपके काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को रेयोन का फादर कहा जाता है। इन्होंने रेयोन की खोज कब की थी? रेयोन की खोज 1884 ईस्वी में रेयोन की खोज की गई थी। और रेयोन कितने प्रकार का होता है? तो रेयोन आपका नाइट्रोसेलुलोज रेयोन होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानवीकृत सेलुलोज रेशा कौन सा होता है? मानवीकृत सेलुलोज रेशा होता है रेयोन। और रेयोन कितने प्रकार का होता है? रेयोन 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोसेलुलोज रेशा होता है, विस्कोस रेयोन होता है और आपका कुप्रामोनियम रेयोन होता है। तीनों ही रेशों की अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज की है और अलग अलग समय पर की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि रेयोन की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी, कौन सा ऐसा रेशा है जिसको सर्वप्रथम रेशा जो था रेयोन का नाइट्रोसेलुलोज था, और इसकी खोज जो की गई थी 1884 में की गई थी, फिर एक 1890 में की गई थी और फिर एक 1892 में की गई थी। ठीक है, आपके 3 प्रकार के रेयोन होते हैं और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मानवीकृत सेलुलोजिक रेशा कौन सा होता है? तो रेयोन होता है। डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। चतुर्थ, 5वीं, 7वीं, 6वीं।
कौन सा हुआ है ये? ऊन और रेशम के लिए एसिड डाई उपयुक्त होती है। एसिड डाई ऊन और रेशम में पाए जाने वाले अमीनो ग्रुप्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही हैं। तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा डी, ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर अब आपका ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहकार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है? MBOT, QM या JIT? तो JIT आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये जो JIT है, प्रबंधन का उपागम संग्रहकार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध की प्रकारों में कौन सा नहीं आता है? पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्यतर वैदिक परीक्षण जो होता है ये प्रयोगात्मक शोध के प्रकारों में नहीं आता है। ठीक है, औसत विचलन का सही सूत्र है, औसत विचलन का जो आपका सही सूत्र है वो है AD = माध्यमिक अपॉन एन आएगा इसमें। तो ए आंसर इस औसत विचलन का सही सूत्र माना जाता है। ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया का समझाता है? बेस्ले मैकलिन मॉडल, बर्ली मॉडल, लिगन मॉडल या अरस्तू? 3 तत्वों का मॉडल किसने दिया था? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। क्या आपको पता है 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया का समझौता किसने, 3 तत्वों का मॉडल किसने दिया था बताइए? तीन तत्वों का मॉडल दिया था अरस्तु मॉडल। ठीक है, 3 तत्वों के मॉडल को अरस्तु मॉडल कहा जाता है। इन्होंने स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस यानी कि लोकाचार, शब्द और करुणता। ठीक है, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के 3 आयाम, एक एथोस, लोगोस और मैथोस भी इसको ही बोला जाता है। वक्ता, भाषण, श्रोतागण भी अरस्तु के ही मॉडल को बोला जाता है। वक्ता, वाणी, दर्शक भी अरस्तु के ही मॉडल को बोला जाता है। किसी भी तरीके से एग्जाम आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर के पास आपके लिए 5 ऑप्शन हैं। वो एथोस, लोगोस और मैथोस के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे। लोकाचार, शब्द, करुणता के रूप में भी पूछा जा सकता है। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। वक्ता, भाषण, श्रोतागण के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। वक्ता, वाणी, दर्शक के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 5 के 5 प्रकार अरस्तु के मॉडल में ही सम्मिलित हैं। अरस्तु के 3 तत्वों के मॉडल को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है? सूती और ऊन में, सूती स्पैंडेक्स में, मॉड एक्रिलिक स्पैंडेक्स में, मॉड एक्रिलिक ऊन में, एरामिड PVC में? तो इसमें आपका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ए और दूसरा सही। इसमें आपका हो जाएगा मॉड एक्रिलिक ऊन व एरामिड PVC, यानी कि इनमें ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। इनके समक्ष जब आप ज्वाला प्रस्तुत करते हैं तो ये ज्वाला मंद कर देते हैं, यानी कि बुझा देते हैं ज्वाला को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, माध्यों के याद रचित प्रतिदर्श विवरण में प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी, या फिर प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में वृद्धि होगी? माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होता है या माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर नहीं होता है? कौन सा आंसर इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर ठीक होगा पहला, यानी कि प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी और माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होता है। ये आंसर बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा आपका। शैशव काल के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं? पृथक्करण, दुसंचित या सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता, परोपकारी व्यवहार? तो इसमें आपका पहला, दूसरा यानी कि पृथक्करण, दुसंचित
सामाजिक मुस्कुराहट और विचित्र दुश्चिंता, ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं? सरल से जटिल की और ठोस से अमूर्त की और कार्य द्वारा अधिगम, श्रवण द्वारा अधिगम। तो इसमें सरल से जटिल की ओर, ठोस से अमूर्त की ओर, कार्य द्वारा अधिगम जो होता है यह विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं। पहला आंसर बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट किया है। और तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको बहुत अच्छे से अगर आप लोग इनकी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और ये मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर लेकर के आती हूँ, तो प्लीज़ इनको आप देखिए और अपनी नोटबुक में नोट भी करिएगा और अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा, ताकि एक पद आप लोग भी हासिल कर सको। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छा बुरा जैसा भी लगता है। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहीं पर अपनी वीडियो का अब हम लोग सेशन का एंड करते हैं। 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर हमने कंप्लीट की है, और आगे इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा, ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में ये इन प्रश्नों से हम अपना एक पद हासिल कर सकें। थैंक यू।